ओके, तो पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता क्या है ना, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन करेंगे. Electrochemical series and Faraday's law kineticals pending थे. Rest chapter we have completed and today is the last class of electrochemistry. ठीक है बेटे, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक अच्छी खासी वेटेज वाला चैप्टर है. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है आपने देखा होगा, जब मैंने वर्किंग मेथड पढ़ाया तो सभी ऑलमोस्ट हर कोई जो आपके पास मेटल्स का क्वेश्चन था उसको मैंने जब सेल बनाया या उसको यूज किया ना, तो सबसे पहले मैंने क्या यूज किया, सबसे पहले मैंने उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट किया और वो डाटा न्यूमेरिकल में दिया होता है. अब वो डाटा कहाँ से आया, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आया. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ द मेटल्स in their increasing reduction potential value. Reduction potential value is called electrochemical series. बेसिकली जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एलिमेंट्स को, मेटल्स को एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस किया हुआ है. और वो इंक्रीजिंग ऑर्डर किस चीज का है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल का. मतलब जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं उसका डाटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से उठाया जाता है. ठीक है, आप इसे ऐसे बोल सकते हो. तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने स्टार्ट ऑफ द चैप्टर पढ़ा था कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या कई और भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होती हैं जिनको हम यूज करते हैं किसके लिए, जिनको हम यूज करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए. तो जो रिडक्शन पोटेंशियल है जो आपकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज है ना, they are calculated on the basis of SHE. on the basis of हमने एक स्टैंडर्ड सपोज किया हुआ है और वो स्टैंडर्ड क्या है बच्चा, स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको हम SHE बोलते हैं. फुल फॉर्म इसकी हो गई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. ठीक है, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से हम इसको कैलकुलेट करते हैं. तो यानी कि मैं ये बोलूंगी कि कोई भी रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना वो रिलेटिव होता है. रिलेटिव का मीनिंग होता है कि विद रिस्पेक्ट टू समथिंग एल्स कैलकुलेट किया होता है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है. अब अगर मैं हाइड्रोजन की जगह पे कार्बन ले लेती तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज कुछ और आती. तो जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है दैट इज द रेफरेंस. ये क्या है, एक तरह का रेफरेंस है. ये स्टार्टिंग में मैंने करवा दिया है आपकी क्लास में. ठीक है, तो इस सीरीज के सेंटर में होता है ये E नॉट ऑफ H+2 हाफ ऑफ हाइड्रोजन. प्रीवियस स्लाइड. और इसकी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है ना वो 0 होती है. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ द हाइड्रोजन इज टेकन एज अ 0. हाइड्रोजन की 0 है तो हाइड्रोजन की 0 मान के बाकी कैलकुलेशन इसके हिसाब से करी होती है. ठीक है, rest of all the calculations are performed on the basis of the standard hydrogen electrode. इसको स्टैंडर्ड मान लिया और इसके बेस पे बाकी कैलकुलेशंस करी हुई है. ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया तुम्हारा रेफरेंस. ठीक है, आप लिख सकते हो इसमें अगर लिखना है तो कि जितनी सारी कैलकुलेशन जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें रिलेटिव हैं. ये एब्सोल्यूट तो होती नहीं है. ठीक है, किसी के विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेट करते हैं. अगर मान लो कार्बन को उस टाइम स्टैंडर्ड ले लिया होता किसी ने तो इनकी वैल्यू जितनी आज दी हुई है उससे डिफरेंट होती है. तो इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की 0 होती है. बाकी इससे कैलकुलेट इसको सेट 0 कर दिया गया क्योंकि इसकी इक्वल टेंडेंसी होती है ना गेन करने की भी और लूज करने की भी. तो इसलिए इसकी वैल्यू को 0 बोल देते हैं. इसके ऊपर जितनी भी मेटल्स होती हैं
क्योंकि ये सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो EMN पॉजिटिव टू M, दिस इज इन द एक्वस फॉर्म एंड दिस इज इन द सॉलिड फॉर्म। तो ये जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है ये नेगेटिव होगी, दिस इज द नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। और यहाँ पे जो है E0 ऑफ MN प्लस टू M, ये वाली सारी वैल्यूज जो हैं वो क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। दिस इज अ पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। ठीक है, ये नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज आ गई, इसीलिए तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं। तो इस तरह की सीरीज है। देखो किसी बच्चे ने ना इस सीरीज को लर्न नहीं करना है, मतलब नोबडी हैज टू लर्न इट, बिकॉज इतनी सारी मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल हमें याद थोड़ा करना होता है। तो कैलकुलेशन हुई पड़ी है, और जब भी न्यूमेरिकल होगा तो वो दे देगा वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की। अब इसका यूज क्या है, हम इससे क्या कैलकुलेट करते हैं, तो इसका क्वेश्चन ये समझ में आना चाहिए कि एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, या इससे भी और पहले बेस से करते हैं, टू कैलकुलेट विच मेटल will act as cathode and which will act as anode। ये कैलकुलेट करना है कि कौन कैथोड एक्ट करेगा और कौन एनोड एक्ट करेगा। इसके लिए क्या करें, आप देखो आपको क्या पता है, आपका पहला पॉइंट क्या था, कन्वर्ट ऑल द डाटा वर्किंग मेथड में इनटू द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। ठीक है, ये डाटा रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू में सबसे पहले कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये तो ऑलरेडी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू में है। तो हम क्या करते थे, दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं, जिसकी हायर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है उसको कहाँ पे लेके जाते थे बेटे, बताओ ये तुम्हें आता है। हायर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू को कहाँ पे लेके जाते थे, कैथोड पे, और उसकी क्या होती थी एक्चुअली, रिडक्शन, है ना, कैथोड पे रिडक्शन होती थी। अब और लोअर रिडक्शन पोटेंशियल मैथ, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल जिसकी वैल्यू है उसको कहाँ पे लेके जाएंगे बच्चा, और उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। एनोड में तो ऑक्सीडेशन होती है ना। तो अभी एक बात याद रखो, हायर रिडक्शन पोटेंशियल वाले कहाँ पे पड़े होंगे, बॉटम में। ये बॉटम वाली मेटल्स हैं, क्योंकि ये सीरीज तो इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल वाली है ना, और ये जो होंगी टॉप मेटल्स होंगी। तो बहुत सीधी सी कहानी है, वर्किंग मेथड याद करो, सारा चैप्टर उससे सॉल्व हो जाता है। कि हायर रिडक्शन पोटेंशियल वाली वैल्यूज जो हैं, जो ऊपर वाली मेटल्स हैं, जो लोअर रिडक्शन पोटेंशियल है उसको आपको एनोड बनाना है और उसकी ऑक्सीडेशन होगी, और जो बॉटम वाली मेटल्स हैं जिसकी हायर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज हैं उसको कैथोड बनाना है और उसकी रिडक्शन होगी। ठीक है, तो बॉटम वाली मेटल से मान लो मैं ऐसे लिख दूं, ए है, एक हाइड्रोजन है और एक बी है, और ये सीरीज है। तो बताओ कैथोड कौन जाएगा, बी। एनोड कौन जाएगा, ए। ए। बस इतना सा काम है। ठीक है, तो ये तो पहली एप्लीकेशन हो गई। सेकेंड एप्लीकेशन, टू आइडेंटिफाई, to identify which will act as cathode, will act as cathode and which, अच्छा ये तो हो गया ना, which will act as oxidizing agent and which act as reducing agent।
अच्छा मुझे बताना जरा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो खुद की गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। वो नहीं करना आप, गेन ऑफ ऑक्सीजन लॉस ऑफ हाइड्रोजन छोड़ा है लोअर क्लासेस में, अब इलेक्ट्रिक कंसेप्ट बोलना है हमेशा। Oxidizing agent which gain electrons and reductional agent is the product which lose electrons. ठीक है, तो यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस व्हिच रिड्यूसेस इटसेल्फ, है ना, यही कहना चाहते हैं ना। रिड्यूसेस का मतलब तुमने बोला गेन इलेक्ट्रॉन, और रिड्यूस कौन होगा? जो कौन सी मेटल्स होंगी? बॉटम वाली। बॉटम मेटल्स, दो में ही तो चॉइस कर रहे हो, ठीक है। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन क्या होगा? आर का रिडक्शन एजेंट नहीं बोलना इसे, दिस इज कॉल्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? विच ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ। तो अगर ये खुद ऑक्सीडाइज होगा तो इसका मतलब है ये टॉप मेटल्स। तो बस सीरीज देख के आप पहचान कर सकते हो। इसका एक क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में भी और कॉम्पिटिटिव में भी। क्या? वो कई बार बोलता है कि इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर के बेस पे बताओ, इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर लगाओ, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर। कोई बच्चा इस पे कमेंट करना चाहेगा? बताओ तो जरा क्या मतलब है इसका। इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर, अच्छा नहीं समझ में आ रहा। देखो, रिड्यूसिंग पावर का मतलब हुआ टेंडेंसी टू रिड्यूस द अदर्स, है ना। पावर तो वही होगी जो दूसरे का करते हैं हम। रिड्यूस द अदर्स, टेंडेंसी टू रिड्यूस द अदर मतलब ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ। ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ का मतलब क्या हुआ कि उसका होगा लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। उसका क्या होगा? लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमेशा अगर आपको इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर लगाना आए ना, रिड्यूसिंग पावर, तो आपको ऐसे लिखना है कि जिसका लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है वो मैक्सिमम होगा, और जिसका लीस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है वो मिनिमम होगा। इसकी होगी मिनिमम, लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, लीस्ट दोनों सेम ही होगा ये तो। लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल एंड द मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल है, मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल वाले का क्या होगा भाई? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम है उसकी क्या टेंडेंसी होगी? जस्ट अ मिनट, पेन स्टॉप वर्किंग। जिसका मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना, उस स्पीशीज को हमें मिनिमम रिड्यूसिंग पावर बोलना है। यस इट इज नाउ ओके। मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल मतलब मिनिमम रिड्यूसिंग पावर, और इस वाले की होगी मैक्सिमम रिड्यूसिंग पावर। तो ये दो क्वेश्चन इस तरह से होते हैं। थर्ड पॉइंट, थर्ड एप्लीकेशन। मैम ये रिपीट कर दो एक बार। बेटे क्वेश्चन वही है जो पहले दो में पढ़ा है ना, बस उसी का पूछने का ढंग अलग है। वो पूछता है ऑर्डर लगाओ इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर का। रिड्यूसिंग पावर का मतलब होता है टेंडेंसी टू रिड्यूस द अदर्स। अगर वो दूसरे को रिड्यूस करेगा तो खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज। अगर कोई चीज ऑक्सीडाइज होती है तो हम किस चीज को ऑक्सीडेशन करते हैं? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है
उसी को ऑक्सीडाइज करते हैं ना, जिसका रिडक्शन Yes, पोटेंशियल ma'am. हाई होता है उसको तो रिड्यूस कर देते हैं। तो वही बोला है ना कि लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल जिसका होगा उसकी मैक्सिमम रिड्यूसिंग पावर होगी, मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल जिसका होगा उसकी मिनिमम रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, थैंक यू मैम। थर्ड है टू प्रिडिक्ट और कंपेयर the EMF of two cells। दो सेल्स की EMF को कैसे कंपेयर करेंगे? दो सेल्स की EMF जो है उसको तुम कैसे बताओगे कि कौन से सेल की EMF ज्यादा है? ठीक है, उसके लिए भी बहुत आसान ढंग है। अगर मेरे पास A है और B है और मेरे पास C है और D है और ये मेरे पास है सीरीज, तो A और B में से अगर तुमने A को बनाया एनोड और B को बनाया कैथोड और इसमें है लेस गैप, तो इसका EMF भी लेस आएगा। यहाँ पे C है और यहाँ पे D है। यहाँ पे C को तुमने एनोड बनाया, बहुत सीधी सी बात है, जितना गैप ज्यादा होगा वो बेटर सेल है, उतना ज्यादा EMF स्ट्रॉन्ग देगा। और ये कैथोड है, यहाँ पे है मोर गैप, तो इसमें EMF मोर आएगा। बहुत सीधी सी कहानी क्या होगी? द सेल इन विच two metals are separated by large gap in the electrochemical series will produce more EMF, और वो हो जाएगा तुम्हारा बेटर सेल। बहुत सीधी सी बात है, हम तो सारा काम EMF के लिए ही तो कर रहे हैं, तो that would be your better cell। Fourth application is very important to predict whether the metal will liberate the hydrogen or not। आपको प्रेडिक्ट करना है कि मेटल हाइड्रोजन लिबरेट करती है या नहीं करती है। तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, कैसे चेक करेंगे? देखो, मैंने एक ले लिया जिंक और हाइड्रोजन, इसका सेल बनाया, और एक ले लिया मैंने कॉपर और हाइड्रोजन, इसका सेल बनाया। पहले वाले सेल को मैंने सेल 1 रखा, दूसरे वाले सेल को मैंने सेल 2 रखा। अब इसका डाटा तो सब जानते होंगे, E0 ऑफ जिंक 2+2 जिंक ये -0.76 वोल्ट होता है, और E0 ऑफ H+2 हाफ ऑफ हाइड्रोजन ये 0 वोल्ट। 0 था। E0 ऑफ कॉपर 2+2 कॉपर ये +0.34 वोल्ट होता है, और E0 ऑफ H+2 हाफ ऑफ हाइड्रोजन दैट इज योर 0 वोल्ट। तो जो सेल 1 था, इस वाले केस में इसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल है, तो हायर रिडक्शन पोटेंशियल है तो ये कैथोड पे जाएगा, और इस वाले में इसका लोअर रिडक्शन पोटेंशियल है, तो अगर इसका लोअर रिडक्शन पोटेंशियल है तो ये एनोड पे जाएगा। तो रिएक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं।
अगर आपके पास Ma'am, previous slide. Done, ma'am. ओके, अगर आपके पास जो ऑक्सीडेशन, या पहले कौन सा लिखो, ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिख देती हूँ। ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए कौन है एनोड पे? जिंक है। तो जिंक की ऑक्सीडेशन होगी, तो जिंक इन द सॉलिड फॉर्म will change to the zinc 2 plus in the aqueous form plus 2 electrons। और रिडक्शन हाफ सेल के लिए हाइड्रोजन होगा, तो H प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हाफ ऑफ हाइड्रोजन बन जाएगा, 2 कर रिलेट वाइज कर दो, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स द हाइड्रोजन। अब ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो एडिंग 1 एंड 2 क्या आ जाएगा? एडिंग 1 एंड 2 में zinc in the solid form, 2H plus in the aqueous form gives zinc 2 plus in the aqueous form plus hydrogen in the gaseous form। ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हाइड्रोजन लिबरेशन हो रहा है? बताना जरा मुझे, Yes, ma'am. है ना? Yes. इसको ऐसे ही तो लिखते हो, Yes, यानी ma'am. कि हाइड्रोजन इज लिबरेटेड। हाइड्रोजन इज लिबरेटेड, जिसको तो वर्ड समझ में आ गया, बहुत सही बात है। नहीं तो इसका कॉमन लैंग्वेज में कि हाइड्रोजन इज ऑन द प्रोडक्ट साइड, है ना? अगर आपका हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड पे है तो इसका मतलब है हाइड्रोजन इज लिबरेटेड। तो इसका मतलब जिंक मेटल हाइड्रोजन लिबरेट करेगी। Yes, ma'am. इसका मतलब हुआ जिंक मेटल विल लिबरेट हाइड्रोजन। अब यही काम हम करते हैं सेल 2 में। आ जाओ सेल 2 में। सेल 2 में इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, तो अगर इसका हाई रिडक्शन पोटेंशियल है तो ये कहाँ पे जाएगा बेटे? Cathode पे. कैथोड पे। और ये कहाँ पे जाएगा? Anode. एनोड पे। तो रिएक्शन आसान हो जाएगा। ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या आ जाएगा? H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स अ हाफ ऑफ हाइड्रोजन। 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो मैं पहले ही कर देती हूँ। तो 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स द हाइड्रोजन। ये गैसियस स्टेट है और ये एक्वस फॉर्म है। और जो रिडक्शन हाफ सेल है, रिडक्शन हाफ सेल में क्या होगा कि जो आपका क्या था बच्चा? कॉपर। Copper 2 plus will gain the 2 electron and convert into the copper in the solid form, and this is in the aqueous form। तो अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब एडिंग 1 एंड 2 क्या हो गया? 2H प्लस, अच्छा मैंने दोनों में ही इलेक्ट्रॉन गेन करवा दिए ना, बताया ही नहीं तुमने। ऑक्सीडेशन में तो लॉस होता है ना भाई, तो रिडक्शन थोड़ा करना है। दोनों में ही गेन हो गए तो रिडॉक्स कैसे बना? ऑक्सीडेशन में लॉस नहीं होना, Yes, ma'am. लॉस करवाओ फिर भाई। यानी कि हाइड्रोजन गिव्स द हाइड्रोजन प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ट्वाइस कर दो, यहाँ पे ट्वाइस कर दो, यहाँ पे ट्वाइस कर दो। ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। जब आप इस इक्वेशन को ऐड करोगे तो यू आर गेटिंग, ये गैसियस फॉर्म है, ये एक्वस फॉर्म है। तो हाइड्रोजन इन द गैसियस फॉर्म plus the copper 2 plus in the aqueous form gives the copper in the solid state plus 2H plus। इसमें हाइड्रोजन लिबरेशन हुआ है?
हुआ है क्या इसमें हाइड्रोजन लिबरेशन? No, ma'am. No, ma'am. उल्टा इसमें तो हाइड्रोजन यूटिलाइज हुई है ना? Yes, ma'am. तो Yes, नो ma'am. हाइड्रोजन इज लिबरेटेड, इसमें कोई भी हाइड्रोजन लिबरेशन नहीं होता। या आप इस पे क्या लिख सकते हो फिर कि इसमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं हुआ। तो डाटा से कुछ समझ में आया? हाइड्रोजन तो चेंज नहीं था, हाइड्रोजन में तो ऑलवेज क्या था, हाइड्रोजन में तो ऑलवेज तुम्हारे पास था जीरो वैल्यू। जिसमें नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल था उसने हाइड्रोजन लिबरेट करी, और जिसमें पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल था उसने नहीं करी। अब आज तो मैंने इतना लंबा करके दिखाया, नहीं तो पेपर में तुम्हें बस एक लाइन याद रखनी है। एंड व्हाट इज दैट लाइन? लो जी प्रीवियस स्लाइड। ये है प्रीवियस। Ma'am, done. तो इसको में आप लिखोगे कि ऑल द मेटल्स with the negative reduction potential value, negative reduction potential value will liberate the hydrogen, will liberate the हाइड्रोजन। जितने भी मेटल्स होती हैं जिसकी नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो हाइड्रोजन का लिबरेशन करती हैं, और जो हाइड्रोजन का लिबरेशन करेंगी ऑब्वियसली उसके केस में आपके पास H2 राइट साइड पे आएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो कितनी एप्लीकेशंस पढ़ ली हमने? 4 आई थिंक, है ना? तो these 4 आर द, एक तरह से एप्लीकेशन नहीं है ये, एक तरह से क्वेश्चन ही बन के आ जाते हैं। ठीक है, अब एक तुम्हें और चीज सिखाती हूँ, रुको। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला टॉपिक कंप्लीट है। अब इसमें ना कई बार क्वेश्चन पीएच से भी आया हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ द पीएच। पीएच कैसे कैलकुलेट करना है? देखो पहले तो पीएच की डेफिनेशन देखो क्या होती है। माइनस ऑफ लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन। Hydrogen ion. H3O प्लस को क्या बोलते हैं बेटे? ये वाटर का आयन है, Hydrogen. हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, और दूसरी बात, पीएच होता है मेजर ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी। एसिडिटी या बेसिसिटी पता है ना सबको, पीएच स्टेप्स भी देखी होंगी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इसमें अगर H3O प्लस निकालना है ना, सिंपल मैथ लगाओगे तो माइनस ऑफ पीएच करोगे पहले, फिर लॉग का एंटी लॉग करोगे। नॉर्मली में ये एक्चुअली में जो साइंटिफिक कैलकुलेटर से जो आंसर आते हैं, H3O प्लस की कंसंट्रेशन होगी 10⁻⁻ ऑफ पीएच। ये H3O प्लस की कंसंट्रेशन होती है। मतलब अगर पीएच कैलकुलेट करना है तो ये फार्मूला लगाना, हाइड्रोनियम आयन कैलकुलेट करना है तो ये फार्मूला लगाना। अब कैलकुलेशन करनी कैसे है? मान लो मेरे पास उसने बोल दिया कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, जैसे हाइड्रो ये रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन लिख रही हूँ मैं। H प्लस ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो हाफ ऑफ हाइड्रोजन बन गया। ये गैसियस फॉर्म में है, ये गैसियस फॉर्म में है। तो इस इक्वेशन, इस पे अप्लाई करो नर्स्ट इक्वेशन। अप्लाइंग द नर्स्ट इक्वेशन, इस पे नर्स्ट इक्वेशन जब हमने अप्लाई किया तो ये बन जाएगा E of H plus 2 half of hydrogen gives E naught of H plus 2 half of hydrogen minus 0.0591 by N log of product by reactant। प्रोडक्ट में गैस है, गैस के लिए कंसंट्रेशन नहीं लेना, प्रेशर लेना है। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन जो इसकी वैल्यू है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की, वो रेज़ टू पावर बन जाती है। ठीक है, दैट इज रेज़ टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। ये है
ठीक है। Yes. अब अगर क्वेश्चन में गिवन है प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 180 ml और हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन उसने क्वेश्चन में लेटर से कि या तो पूछ रखी है या दी है, कुछ भी हो सकता है, तो फिर कोई एक क्वांटिटी तो इसमें मेंशन होती है ना। ई नॉट ऑफ H प्लस टू हाफ ऑफ हाइड्रोजन तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ये जीरो ही होगा। तो ई H प्लस टू हाफ ऑफ हाइड्रोजन ये जीरो आ गया, माइनस 0.0591/1 आ गया। लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 का स्क्वायर और H प्लस की कंसंट्रेशन को चलो मैं ऐसे ही लिख देती हूँ अभी H प्लस। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, E of H plus टू हाफ ऑफ हाइड्रोजन माइनस 0.0591/n log ऑफ 1/H प्लस, ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। इसको ऊपर ले आओ, माइनस 0.0591, यहाँ पे भी n नहीं रहेगा क्योंकि 1 आ गया था ना, यहाँ पे भी लिखने की जरूरत नहीं है। लॉग ऑफ, इसको ऊपर कैसे लेके जाएंगे, H प्लस की पावर -1 करेंगे, तो माइनस 0.0591 माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस, ये आ गया, मल्टीप्लाई नहीं है सारा, तो माइनस ऑफ 0.0591। इसके बारे में मुझे कुछ बोलने की जरूरत है, किसकी डेफिनेशन है ये, पीएच की। पीएच की। ये ये एक तरह से डेरिवेशन है, अगर तो ये दिया हुआ तो ये पूछ लेगा, या ये दिया हुआ और ये पूछ लेगा। ठीक है, अगर पीएच कैलकुलेट कर लिया, H प्लस की कंसंट्रेशन पूछ ली तो 10⁻⁻ पीएच कर दो, तो ये रिलेशनशिप है। तो ये क्वेश्चन था आपका पेंडिंग। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, ये भी क्वेश्चन की सेंस में ही आता है, शायद पता नहीं आपको क्लास में करवाया है, करवाया तो भी पता लग जाएगा, नहीं करवाया तो भी पता लग जाएगा। कई बार ना ऐसा क्वेश्चन आता है कि कैन वी प्लेस the solution of silver plus ions in the container made of copper। ठीक है, क्या मैं इसका सोल्यूशन बना दूं, मतलब Ag कुछ Cl2 हो जाए और कॉपर सल्फेट, कॉपर का कंटेनर बना दूं, उसको उसमें रख सकते हैं? ये कैसे चेक करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है ना, उसके लिए आपको करना है डाटा का एनालिसिस। सारे चैप्टर में ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, करवाया है, चलो फिर भी एक बार देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो जर्नल में ही बता रही हूँ। डाटा एनालिसिस, डाटा एनालिसिस क्या कहता है कि सबसे पहले ई नॉट ऑफ Ag प्लस टू Ag देखो कितना होता है, 0.80 वोल्ट होता है ना। अब पहले तो रिडक्शन पोटेंशियल ही देखना, गड़बड़ मत करना। ये कैलकुलेशन कॉपर 2 प्लस 2 कॉपर, ये होती है 0.34 वोल्ट। तो अब इन दोनों में हायर रिडक्शन पोटेंशियल तो इसका है, यस। तो अगर इसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल है तो इसकी क्या होगी, बेसिकली रिडक्शन, रिडक्शन होगी तो ये कहाँ पे जाएगा, कैथोड पे। अब यहाँ पे क्या है, Low reduction potential. रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये कहाँ पे जाएगा, Oxidation. एनोड पे जाएगा, और इसकी हो जाएगी Oxidation. ऑक्सीडेशन। जिस चीज की ऑक्सीडेशन होती है उसका क्या होता है, Lose of electrons. लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होता ही होता है, लॉस इन वेट भी होता है। इसमें क्या होता है, गेन इन वेट। अब कॉपर का आप क्या बनाना चाह रहे हो, कॉपर का आप बनाना चाह रहे हो वेसल। अब इसका तो हो रहा है लॉस इन वेट और इसका हो रहा है गेन इन वेट। अगर आप उसका सॉल्यूशन उसमें प्लेस करोगे तो आपस में रिएक्शन होके इसका तो वेट लॉस हो जाएगा, ये तो डिकम्पोज हो जाएगा, तो आपका सॉल्यूशन सेफ थोड़ा रहेगा। आंसर क्या आएगा, नो।
हमेशा जिस चीज का वेसल बनाना है या इन विच टू स्टोर, ठीक है, उसका क्या होना चाहिए? रिडक्शन। रिडक्शन, नॉट ऑक्सीडेशन। ठीक है, नॉट ऑक्सीडेशन, उसकी होनी चाहिए रिडक्शन। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद एक स्टेप पीएच वाला भी बता दिया, ये भी बता दिया। एक क्वेश्चन इसमें से कुछ ऐसा पूछा जाता है, रिड्यूसिंग पावर वाला भी बता दिया। एक क्वेश्चन उसमें कुछ ऐसा है, वैसे तो आता ही होगा तुम्हें, कैलकुलेशंस ऑफ डेल्टा जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट जेई दोनों में बहुत आता है। डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। ठीक है, और डेल्टा जी नॉट क्या होता है? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। और एग्जामिनर इतना स्मार्ट है कि कई बार इसको स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ना लिख के बोल देता है मैक्सिमम यूजफुल वर्क। वो मैक्सिमम यूजफुल वर्क कौन सा वर्क है? इलेक्ट्रिकल वर्क डन। ठीक है, तो दोनों टर्म से याद रखना है। अगर डेल्टा जी का आंसर नेगेटिव आता है तो वर्क डन उस केस में फिर पॉजिटिव हो जाता है। वो क्वेश्चन पूछने का ढंग है, ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम कुछ बोले तो इस हिसाब से लिख सकते हो। और एक ये फार्मूला, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 आर टी और लॉग ऑफ के सी। ये वाले जो दो फार्मूले हैं ना, ये मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोनों, इनसे क्वेश्चन खींचता है। अब आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो कंप्लीट है। अब इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि वैसे हमारे सिलेबस में सिर्फ उसका एलिमेंट्री आइडिया है, फैराडेज लॉ करना है और उसके क्वेश्चंस करने हैं। वो मैं अभी कराती हूँ, 1 मिनट तो मैं वाटर बॉटल फिल कर लूँ। यस मैम। दोनों फॉर्मूले नोट कर लो और सारे चैप्टर के फॉर्मूला रिवाइज कर लो फटाफट 1 मिनट में। चलिए, अब उसके बाद है आपका योर Faraday's law of electrolysis. Regarding the Faraday's law of electrolysis, पहले तो ये सीख लो कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, क्योंकि जो तुमने अभी तक पढ़ा है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? दिस इज अ फिनोमिना ऑफ द कन्वर्जन ऑफ व्हाट टू व्हाट, कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यहाँ पे पहले केमिकल रिएक्शन होता था, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी। दिस इज द फिनोमिना ऑफ द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी
into the chemical energy। बहुत सीधी सी बात है कि हम पहले क्या करते हैं, हम पहले इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ 4 पॉइंट्स लिख देती हूँ। पहली बात तो इसमें सिंगल कंटेनर होता है, ठीक है, नो हाफ सेल्स। दूसरी बात, उसमें एनोड नेगेटिव था, यहाँ पे एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड पे नेगेटिव साइन होता है। तीसरी बात सेम है कि यहाँ पे एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होती है रिडक्शन। ठीक है, चौथी बात है इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, वो काफी सारी है। इसमें सेल्स या बैटरीज आती हैं, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल जिसको फ्यूल सेल बोलते हैं, लेक्लांची सेल, ड्राई सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका यूज होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में वो करते हैं ना, एक मेटल पे दूसरी मेटल की परत चढ़ाते हैं। फोटोग्राफी में इसका यूज होता है, डेवलप करने के लिए नेगेटिव से फोटोग्राफ सिल्वर का यूज होता है उसमें। ठीक है, मतलब काफी सारी इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। अब इसमें मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करा देती हूँ जो बहुत बेसिक क्वेश्चन है और कई बार वो नीट के एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो मैंने किया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस मैंने कैसे किया होगा, मैंने सॉल्यूशन लिया होगा एक बीकर में, है ना, ये बीकर ले लिया कुछ ऐसा। अब इसमें हमने ले लिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें ले लिया सॉल्यूशन, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। अब इसमें एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है तो पानी तो है ही है ना। अब इसमें हमने लगा दी 2 इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड। ये हो गई तुम्हारे पास एनोड और ये हो गई तुम्हारे पास कैथोड। NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब NaCl के साथ वाटर प्रेजेंट है। ये एनोड है, ये कैथोड है और ये उसके ऊपर ऐसे लगा हुआ है। एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। ठीक है, अब NaCl का जब एक्वस सॉल्यूशन था तो इसमें तो बोलने की जरूरत ही नहीं है कि कौन कौन से आयन होंगे, Na+ और Cl नेगेटिव आयन्स होंगे। और इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो पूरा टूट जाता है। और उसके बाद होता है वाटर। वाटर एक्चुअली में होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, वो बहुत कम टूटता है, 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आ जाता है H+ एक्वस फॉर्म में और OH नेगेटिव नेगेटिव एक्वस फॉर्म में। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अब क्या होता है, अगर मैं बात करूं एनोड की, तो एनोड पे कौन सा आयन जाएगा, सोडियम। नेगेटिव जाएगा। सोडियम क्यों जाएगा भाई, एनोड पे कौन सा चार्ज है, प्लस। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात नहीं हो रही, ठीक है ना। तो कौन सा आयन जाएगा, 2 के बीच में कंपटीशन है, Cl- है, जाके 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा
अगर 2Cl नेगेटिव लोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यहाँ पे गैस बन जाएगा, यहाँ पे एक्वस बन जाएगा। तो ये आपके पास Cl2 गैस यहाँ पे तुम्हें मिलेगी, जिसे बोलेंगे Cl2 लिबरेटेड एट द एनोड, ऐसी ऑप्शन लिखी हुई मिलेगी। अब आ गई बात कैथोड की। एट कैथोड, तो कैथोड पे कौन सा आयन जाएगा? फिर दो के बीच में कंपटीशन है, इसमें और इसमें कौन जाएगा? H प्लस जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इन द गैसियस स्टेट में कन्वर्ट। म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, तो हाइड्रोजन प्रीवियस स्लाइड अरे वो तो ठीक है, पर ये बीच बीच में मैम, प्रीवियस स्लाइड कर तो दिया बेटे, प्रीवियस ही तो है, ये कह रहे हो? हाँ जी, बोलोगे भी? यस, एवरीबडी नोटेड और नॉट? यस मैम। ठीक है, तो अब क्या होता है ना, अब दोनों में कंपटीशन है, H प्लस में भी और Na प्लस में भी। अब दो कैथोड पे क्या होना है? रिडक्शन होना है इरिस्पेक्टिव ऑफ द चार्ज। तो रिडक्शन होने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? पहले तो ये देखो, एक है H प्लस, एक है Na प्लस। Na प्लस और H प्लस में से H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल, बहुत सीधी सी बात है, इतना तो समझ पाओगे ना कि मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की नहीं होती, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है। ई नॉट ऑफ H प्लस टू हाफ ऑफ हाइड्रोजन, ये 0 होता है, और ई नॉट ऑफ Na प्लस टू Na ना, ये एक्चुअली में क्या होता है? ये एक्चुअली में नेगेटिव होता है। तो ये वाली वैल्यू का होता है हाई रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर इसका हाई रिडक्शन पोटेंशियल है, दैट विल गो टू कैथोड, और हमें क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस। और तो यहाँ पे हमारे पास मिल जाती है हाइड्रोजन गैस। तो इसका पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं NaCl की, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, Cl2 is obtained at the anode. Cl2 is obtained at the anode. But NaCl जो ले रहे हैं, but instead of sodium, hydrogen is liberated at the cathode. Why? या कुछ भी पूछ लें इसका। तो अब मैंने एक्सप्लेनेशन आपको करा दी है इसकी, कि चाहे वो लिखे चाहे ना लिखे, तुम तो NaCl को एक्वस फॉर्म में ही लोगे ना। ऐसे तो नमक के डब्बे में वायर्स लगा दो, कंडक्ट करता है क्या? उसका मोल्टन फॉर्म या उसका एक्वस फॉर्म कंडक्टिंग होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि Cl2 ऑब्टेन होता है और सोडियम की जगह पे हाइड्रोजन लिबरेट होता है, जिसका कारण है रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होती है सोडियम की हाइड्रोजन की इन कंपैरिजन टू सोडियम। सोडियम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की है, ना कि गेन करने की। मैम ठीक है, आपने बट के आगे क्या लिखा है? बट इंस्टेड, ओके मैम, थैंक यू। ऐसे वाला। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन बेटे? यस मैम। चलो यस मैम। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस।
Faraday's laws of electrolysis. तो रिगार्डिंग द Faraday's laws of electrolysis, Faraday ने 2 लॉ दिए थे. जो Faraday का फर्स्ट लॉ है ना, वो क्या कहता है? वो यही कहता है जो अभी हमने काम किया है कि the amount of the substance liberated at particular electrode is directly proportional to quantity of electricity passed through it. Quantity of electricity passed through it. इसका मतलब क्या हुआ? जितना डालोगे करंट उतनी ज्यादा सब्सटेंस की लिबरेशन होगी, और लिबरेशन हमेशा कहाँ पे होती है? कैथोड पे. M का मतलब होता है मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड. On previous slide. Ma'am, done. Thank you. This is a mass of the substance deposited. This is directly proportional to the quantity of electricity, यानी कि Q. This is the quantity of electricity. बाकी सबको पता है चार्ज या क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को I इंटू टी भी लिख सकते हैं. इसमें Z कांस्टेंट आ गया, जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सेल, ये कांस्टेंट पैरामीटर होता है. I का मतलब होता है यहाँ से करंट, और T का मतलब होता है यहाँ से टाइम. ये जो पहले वाली इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 1 है फैराडे का फर्स्ट लॉ. ठीक है, चीजों के मीनिंग मैंने एक्सप्लेन कर दिए. अब है फैराडे सेकंड लॉ. फैराडे सेकंड लॉ. सेकंड लॉ क्या कहता है? फैराडे का सेकंड लॉ कहता है if the same amount of electricity. Previous slide. Yes, ma'am. Done. Yes, ma'am. If the same amount of electricity is passed through two different solutions, then ratio of mass deposited at two electrodes is proportional to their chemical equivalents. Proportional to their chemical equivalents. मतलब ये दो सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन में सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो इसके कैथोड पे कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा और इसके कैथोड पे कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा. ठीक है, वो एक रेशो के बराबर होता है M1/M2, और ये जो रेशो होती है ये केमिकल इक्विवेलेंट की होती है. केमिकल इक्विवेलेंट कुछ भी नहीं है, इक्विवेलेंट वेट है. ठीक है ना, जितना इक्विवेलेंट वेट होगा उसके हिसाब से ये होगा, ये इक्विवेलेंट वेट है और कुछ भी नहीं. अब M1 क्या था? M1 पीछे वाली डेफिनेशन पे था Z1 इंटू IT तो सेम लेंगे ना, सेम चार्ज है. ये Z2 इंटू IT, यानी कि ये दो कांस्टेंट आपस में बराबर हैं,
तो इक्वेशन आ जाएगी ZY by Z2 इज प्रोपोर्शनल टू E1 by E2, है ना। तो बेसिकली ये इक्वेशन होती है फैराडे के सेकंड लॉ की। अब होता क्या है बेसिकली, जब आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है ना, तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछ लेता है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ। क्वेश्चन ये था, देखो, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ये बेसिक क्वेश्चन है। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस अगर आपको डिपॉजिट करना है ना, तो उसके लिए 1 फैराडे लगेगा। ठीक है, तो इसमें से थोड़ा सा ध्यान दे देना कि अगर एल्यूमिनियम 3+ का डिपोजिशन करना है, तो एल्यूमिनियम 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में आपके पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे ना। तो एल्यूमिनियम 3+ 3 इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करके एल्यूमिनियम देता है, तो इसमें 3F लगेगा फैराडे, क्योंकि 1 मोल में 1 इलेक्ट्रॉन और 3 मोल में 3 N के इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो ये 3F फैराडे लगेगा अगर आपको सब्सटेंस डिपॉजिट करना है। और 3F फैराडे से एक एल्यूमिनियम का डिपोजिशन होगा जिसका मास 27 ग्राम है। ये कहानी समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? यस मैम। और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो यहाँ पे यूज होता है वो ये है कि अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू E into I into T अपॉन 96500। ठीक है, तो यानी कि केमिकल इक्विवेलेंट, इसको कैसे करोगे? देखो, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ना Z और I में रिलेशनशिप। प्रीवियस स्लाइड करते हैं, हमने पढ़ा था कि Z इज प्रोपोर्शनल टू E होता है, और M1 और M2 Z into I into T होते हैं। तो इसमें से E जो था आपका केमिकल इक्विवेलेंट, उसको फैराडे लॉ के हिसाब से और इलेक्ट्रिसिटी को फैराडे लॉ के हिसाब से करेंगे तो ये रिलेशनशिप डिराइव होकर आता है। इसकी डेरिवेशन किसी को कुछ नहीं करनी है, बस ये याद रख लेना। E का मतलब केमिकल इक्विवेलेंट है, I का मतलब इसमें से करंट है, और T का मतलब इसमें से टाइम है। 96500 हो जाएगा। इज कांस्टेंट, क्या? फैराडे कांस्टेंट। 9650 इज अ फैराडे कांस्टेंट। ठीक है, तो इस इक्वेशन से न्यूमेरिकल आता है। तो एक तो ये वाली इक्वेशन और एक ये मोल कंसेप्ट वाली इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशंस यूज होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट है। अब एक बात मुझे और आपसे डिस्कस करनी थी। आप लोगों को आई वांट टू स्टार्ट गिविंग द होमवर्क। तो अभी आप लोग किसी सब्जेक्ट में ले रहे हो कोई होमवर्क या नहीं? नो मैम। अभी फिजिक्स और बायो में किसी में कोई होमवर्क नहीं मिलता? कोई मॉड्यूल से क्वेश्चन नहीं मिलते? नो मैम। फिजिक्स मैम फिजिक्स में भी स्टार्ट। फिजिक्स में मिलते हैं। अच्छा, कौन से मॉड्यूल से मिलते हैं? आपके पास क्वेश्चंस आते हैं या कैसे मिलते हैं? बताओ कैसे आता है होमवर्क? मैम पीडीएफ। मैम पीडीएफ में आता है। अच्छा, वो पीडीएफ में सिर्फ क्वेश्चंस ही लिखे होते हैं? यस मैम। कुछ पेज होता है, टिक लगाए होते हैं, क्या किया होता है? मैम लेवल्स होते हैं। और वो मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं। तो ऐसा करूंगी मैं आपको ना लेवल 1 के केमिस्ट्री के मॉड्यूल के क्वेश्चन भेज दूंगी। ठीक है, यस मैम। यस मैम। तो हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भेजूंगी। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के भेजूंगी। तो अगली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा चैप्टर करना है आगे बताओ? टेल व्हाट विच चैप्टर यू वांट टू स्टार्ट। सॉलिड स्टेट तुम लोगों ने कर लिया? यस मैम। सोल्यूशन भी कर लिया तुम लोगों ने? यस मैम। यस मैम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी कर लिया, सरफेस तुम्हें कट गया, फिर तो काइनेटिक्स ही बचता है बस। यस मैम। तो केमिकल काइनेटिक्स से शुरू करा देते हैं, धीरे धीरे कर लेंगे, है ना। ओके यस मैम। केमिकल काइनेटिक्स के तो मैं कह रही थी कि टॉपिक के साथ साथ ही क्वेश्चंस दे देंगे, है ना। यस मैम। तो अभी इस वीक की मेरी एक क्लास और है, उसमें मैं आपको क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ही भेजूंगी उससे पहले, और बाकी जब केमिकल काइनेटिक्स होगा तो उसके साथ साथ ही क्वेश्चंस देंगे। ठीक यस है, और मैम। स्टार्ट सॉल्व करने स्टार्ट करो तभी पता लगेगा। चलो ठीक है बेटे, इसके फॉर्मूला वगैरह रिवाइज कर लेना एंड देन बताना मुझे। ठीक है,
Yes, ma'am. चलो, this is all for today. We'll see you in the next class.